नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज आप पढ़ेंगे दोस्तों सिगमंड फ्राइड का इस सिद्धांत के बारे में। तो सभी भाई और बहन हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो के अंतर्गत आपको सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के बारे में कम्प्लीटली जानकारी देंगे। तो आपको इसके अतिरिक्त कोई दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा मेरे भैया और बहन जी, सभी लोग, सभी भाई बहन इस चैनल पर जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे राष्ट्रहित में शिक्षा के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत के बारे में, बहुत सारे बिंदुओं की बात करेंगे। तो देखिएगा सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन से बिंदु बताए थे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रमुख बिंदुओं की, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन के बारे में। और इदम, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बात करेंगे। सिगमंड फ्राइड की प्रकृति के बारे में बात करेंगे कि सिगमंड फ्राइड ने कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। और इसके आगे बात करेंगे इलेक्ट्रा ग्रंथि और ऑडिपस ग्रंथि क्या होती हैं और नर्सिज्मा क्या होता है। तो दोस्तों, इन सारे बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं। तो दोस्तों को वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करेंगे और अपने सिगमंड फ्राइड सिद्धांत को पूरा क्लियर करेंगे। यदि आपको इस सिद्धांत के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे भैया बहन जियों, सभी एक कॉपी और पेन ले लीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये सिद्धांत बहुत बार एग्ज़ाम के अंतर्गत पूछा जाता है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो देखिएगा, आपको याद रखना है मेरे प्यारे भैया बहन जियों कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था वो किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। ये आपको याद रखना है कि मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो देखिएगा, इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों याद रखना है, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत एक वियना शहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। और उनका जन्म 1856 से लेकर के 1939 के अंतर्गत स्वर्गवास हो गया था। तो ऑस्ट्रिया के निवासी थे। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के थे। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पावलोव कहाँ के निवासी थे? तो ऐसे सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक पैदा हुए थे उनके निवास स्थान और कहाँ से रिलेटेड करते हैं, सारी जानकारी आपको रखनी है। आपको जब भी सिद्धांत पढ़ते हैं उसके बारे में दो चीज़ें कन्फर्म याद रखना है। पहली बात कि वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दूसरी बात, जिस सिद्धांत को जिस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था वो किस देश से रिलेशन रखता है। ये दो चीज़ें आपको कन्फर्म याद कर लेनी है। आगे बात करते हैं कि जो सिगमंड फ्राइड महोदय थे, ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना था। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व किसने माना है? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों का जनक किसे माना जाता है, तो ये दोस्तों बात की जाती है यदि जनक की, तो आपको याद रखना है मैकडूगल याद रखना है। ठीक है दोस्तों, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के जनक के माने जाते हैं। ठीक है गाइस, और यदि मूल प्रवृत्तियों को मानव व्यवहार का निर्धारक तत्व माना तो आपको याद रखना है सिगमंड फ्राइड। ठीक है गाइस, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं फ्राइड के द्वारा जो मूल प्रवृत्तियाँ थी वो कौन कौन सी दी गई थी। तो दोस्तों, फ्राइड ने दो मूल प्रवृत्तियों का प्रतिपादन किया था। पहली थी जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, और दूसरी थी मुमूर्षा यानी मरने की इच्छा। अब देखिएगा मेरे भैया बहन जियों, यदि इंसान जीने की इच्छा रखेगा तो उसे जीवन में प्रेम की भी आवश्यकता होगी और उसे आत्मरक्षण की भी आवश्यकता होगी। यानी कि वह या तो किसी दूसरे की रक्षा कर सकता है या अपनी स्वयं की रक्षा कर सकता है। तो जीवित रहने के लिए दो तत्व उन्होंने मुख्य रूप से बताए थे। पहला था प्रेम और दूसरा था आत्मरक्षा। ठीक है, उसके बाद मरने की इच्छा के अंतर्गत दो तत्व बताए थे कि एक तो होती है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति और दूसरी थी काम संतुष्टि। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपको याद रखने। ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो मूल प्रवृत्तियाँ दी थी वो कितनी थी, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता। यानी कि आपको याद रखना सिर्फ दो प्रवृत्तियाँ उन्होंने दी थी, यही पूछा जाता है ज़्यादातर।
अब लेकिन आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाला है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कि जो मन की दशाएं थी, जो मन की अवस्थाएं थी, वो कितनी दी थी सिगमंड फ्राइड के द्वारा। तो दोस्तों याद रखना है, तीन मन की दशाएं बताई थी। पहली थी चेतन मन, दूसरी अचेतन मन और तीसरी है अर्धचेतन मन। अब यहाँ आपको कंप्लीटली चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन के मामले में सारी विस्तृत रूप से व्याख्या बताएंगे। तो दोस्तों जो चेतन मन होता है वो हमारे मस्तिष्क का 1/10 भाग होता है, यानी 10% ही चेतन मन हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत होता है। और अचेतन मन जो होता है और अर्धचेतन मन होता है वो 90% भाग में पाया जाता है मस्तिष्क में। ये दोनों ही आपको पॉइंट याद रखने, चेतन मन का भाग 10%, अर्धचेतन और अचेतन दोनों ही मिलकर के 90% मस्तिष्क के भाग में पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, क्लियर? कोई डाउट? चलिएगा, देखिए आगे देखते हैं कि अब जो चेतन मन और अचेतन मन है वो 1/10 भाग में, यानी मस्तिष्क से जो जागृत अवस्था होती है, मस्तिष्क की जागृत अवस्था हमेशा चेतन मन के अंतर्गत आती है। मस्तिष्क की जागृत अवस्था हमेशा चेतन मन के अंतर्गत आती है। और अर्धचेतन मन दोस्तों, चेतन मन और अचेतन मन इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, मिडिल अवस्था जो होती है वो अर्धचेतन मन कहलाती है। उसके बाद अचेतन मन, यह 9/10 भाग होता है, जो कटु अनुभूतियों, दुखद बातों और अतृप्त इच्छाओं का भंडार होता है। आपसे पूछ लिया जाता है काफ़ी बार एग्जाम के अंतर्गत कि अतृप्त इच्छाओं का जो भंडार होता है किस मन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आप लोग सही करके आएंगे एग्जाम में, अचेतन मन। और अतृप्त इच्छाओं का जो भंडार होता है वो अचेतन मन के अंतर्गत संग्रहित होता है। ठीक है, कटु अनुभूतियों, दुखद बातों, अतृप्त इच्छाओं का भंडार अचेतन मन के अंतर्गत ही स्थित होता है। अब बात करते हैं हम पर्सनैलिटी की। तो जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने व्यक्तित्व के बारे में भी बात की थी। ठीक है, तो व्यक्तित्व की रचना की दृष्टि से उन्होंने 3 अवस्था बताई थी। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर कि सिगमंड फ्राइड की व्यक्तित्व की कितनी अवस्थाएं, तो आपको याद रखना है 3 अवस्था है। काफ़ी बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कितनी अवस्था होंगी? 3 अवस्था होंगी। कौन कौन सी हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, पहली अवस्था उन्होंने बताई थी इड। इड यानी मतलब होता है इदम। ठीक है, आप लोग ये लिख लीजिएगा, इदम का आईडी। ठीक है, इड बोलते हैं इसको हम। तो इदम के अंतर्गत देखिएगा कौन कौन सी विशेषता आती है। तो सुखवादी सिद्धांत, ठीक है, सुखवादी जो अवस्था होती है दोस्तों वो इदम के अंतर्गत आती है। अनैतिक व आपराधिक इच्छाओं का भंडार, यदि व्यक्ति या प्राणी कोई भी अनैतिक कार्य, अपराधी इच्छाओं का भंडार रखता है, यानी आपराधिक गतिविधियां जो करता है, तो दोस्तों वो किस अवस्था के कारण करता है? इदम अवस्था के कारण करता है। ठीक है, अब जो इदम जो होता है उसका जो संबंध होता है, इदम का जो संबंध होता है इदम अवस्था का, वो अचेतन मन से होता है। ठीक है, अचेतन मन से होता है इदम का संबंध। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाता है तो ईगो का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों ईगो का संबंध चेतन मन से होता है। ठीक है, और सुपर ईगो का संबंध किससे होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप लोग, सुपर ईगो का संबंध जो होता है वो अर्धचेतन मन से होता है। ठीक है, ये आप लोग कन्फर्म याद रखें, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, सुखवादी सिद्धांत की जो अवस्था होती है वो हमेशा इदम के अंतर्गत अवस्था में पाई जाती है। अनैतिक और आपराधिक गतिविधियों का जो भंडार होता है, व्यक्ति आपराधिक और अनैतिक गतिविधियां करता है वो सब इदम के कारण करता है। और ये अवचेतन मन यानी अचेतन मन से संबंध होती है। और यह अवस्था व्यक्ति को कुसमायोजित कार्य करने के लिए विवश कर देती है। व्यक्ति आपराधिक गतिविधियां यानी कुसमायोजित ये किसी भी कार्य को करने के लिए उसे विवश होना पड़ता है, चाहे वो गलत कार्य हो क्यों ना हो। तो वो सारी की सारी अवस्था व्यक्ति के अंतर्गत इड के माध्यम से ही उत्पन्न होती है। ठीक है गाइस, देखिएगा। चलिए, आप लोग सभी भैया बहन जी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी अवस्था के बारे में। तो दोस्तों दूसरी अवस्था थी, उन्होंने बताया था ईगो, जिसको हम बोलते हैं अहम। यानी कि ईगो का सीधा सीधा संबंध हम बात करते हैं कि व्यक्ति के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ईगो आ गया, यानी कि घमंड आ गया, उसको बोलते हैं हम अहम की अवस्था। ठीक है, तो जो अहम की अवस्था होती है दोस्तों वो वास्तविक सिद्धांत व्यक्तित्व का कार्यपालक होती है।
वास्तविक सिद्धांत। अब देखिएगा यहाँ पर आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि जो सुखवादी सिद्धांत होता है वो इदम के अंतर्गत होता है, वास्तविक सिद्धांत होता है वो ईगो के अंतर्गत होता है, और आदर्शवादी सिद्धांत जो होता है वो सुपर ईगो के अंतर्गत होता है। ठीक है, ये आपको तीनों ही पॉइंट याद रखने हैं। कौन कौन से? सुपर ईगो में आदर्शवादी सिद्धांत, सुपर ईगो में आदर्शवादी सिद्धांत, वास्तविक सिद्धांत होगा ईगो के अंतर्गत, और सुखवादी सिद्धांत होगा इदम के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। यदि आपसे पूछा जाए मन के बारे में तो दोस्तों अवचेतन मन आता है इड के अंतर्गत। इदम किस में होता है? अवचेतन मन की अवस्था में होता है। और आपसे पूछा जाए ईगो किसके अंतर्गत होता है? वो चेतन मन के अंतर्गत होता है। और यदि आपसे सुपर ईगो के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों वो होता है अर्ध चेतन मन के अवस्था में होता है। ठीक है, क्लियर? 2 पॉइंट क्लियर हुए। ठीक है, अब देखिएगा आगे। जो ईगो होता है भैया वो संयोजन की अवस्था के अंतर्गत भी कार्य करता है। व्यक्ति में संयोजन की अवस्था कब उत्पन्न होती है? ईगो के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, जो भी भैया बहन जी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वीडियो के अंतर्गत या कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। आपको इसके अतिरिक्त दूसरी वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मैं सारा सिद्धांत एक ही वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, मात्र 10 मिनट के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि जो चेतन मन होता है वो ईगो से संबंध रखता है। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, चेतन मन से संबंध किसका होता है? ईगो से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सुपर ईगो की। सुपर ईगो को भैया हम परम अहम बोलते हैं हिंदी में। सुपर ईगो को परम अहम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक आदर्शवादी सिद्धांत होता है। व्यक्ति के अंतर्गत आदर्शवादी सिद्धांत की उत्पत्ति कब होती है? जब व्यक्ति के अंतर्गत सुपर ईगो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब आप जिस अवस्था के अंतर्गत हो और आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो लगभग आपकी उम्र किशोर अवस्था के अंतर्गत होगी। तो किशोर अवस्था के अंतर्गत मेरे प्यारे भैया बहन जी हो, परम अहम की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, किशोर अवस्था के अंतर्गत। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। किशोर अवस्था में सुपर ईगो की उत्पत्ति हो जाती है जिसमें व्यक्ति आदर्शवादी सिद्धांत का पालन करने लगता है। ठीक है, अब देखिए आध्यात्मिकता का रुझान। व्यक्ति जो होता है या प्राणी जो होता है वो आध्यात्मिकता की तरफ रुझान उत्पन्न करने लगता है। वो किसकी देन है? सुपर ईगो की देन है। व्यक्ति में नैतिक और आदर्शवादी विचार कब उत्पन्न होते हैं? जब व्यक्ति के अंतर्गत सुपर ईगो की उत्पत्ति हो जाती है। व्यक्ति के अंतर्गत अब 2 चीज़ें आपको याद रखना है। नैतिक और आदर्शवादी विचार किससे उत्पन्न होंगे? सुपर ईगो के अंतर्गत होंगे। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है अतृप्त या कुअपराधी या आपराधिक गतिविधियों का उत्पन्न होना किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना है आईडी के द्वारा, यानी कि इड के द्वारा होता है। ठीक है, अब देखिएगा सुपर ईगो जो होता है आदर्श की अधिकता व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकती है। अब देखिएगा आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था कि कुसमायोजित की जो अवस्था होती है, ठीक है, वो इदम के अंतर्गत होती है। लेकिन यदि व्यक्ति के अंतर्गत अधिकतम आदर्श की आवश्यकता हो, यानी अधिकतम आदर्श उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्ति उसको समायोजित ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। और ये विशेषता बताई थी सुपर ईगो के अंतर्गत। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, सिगमंड जो फ्राइड थे उन्होंने 2 बातें और बताई थी कि लड़का या लड़की अपने माता पिता से किस तरीके से प्यार करता है, किस कारण से करता है, उसकी उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने 2 बातें बताई थी जिनको नाम दिया था ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि। और तीसरा है नार्सिज्मा। ठीक है, आपको तीनों ही टॉपिक याद करते हैं। पिछली एग्ज़ाम को आप उठा करके देखिए, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग एक बार यदि नहीं आया तो दूसरी बार यहाँ से क्वेश्चंस फ्राइड के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस ऑडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि और स्वयं यानी नर्सिज्मा से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है। सिगमंड फ्राइड ने बताया था कि लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण
वो अपनी माता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, बॉय किससे प्यार करेगा? अपनी माता से। किसके कारण करेगा? ऑडिपस ग्रंथि के कारण। दूसरा बताया था कि लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वो अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या रखेंगे आप लोग कि बॉय किससे प्यार करेंगे? बॉय ज़्यादातर प्यार करेंगे दोस्तों माता से प्यार करेंगे, और गर्ल्स किससे प्यार करेंगी? ठीक है, अपने पिता से प्यार करेंगी। ठीक है ना, तो किसके कारण करेंगी? आप लोग कन्फर्म अपने दिमाग में फिट कर लें, बिल्कुल फिक्स कर लें कि जो बॉय होते हैं अपनी माता से ज़्यादा प्यार करेंगे। किसके कारण करेंगे? ऑडिपस ग्रंथि के कारण प्यार करेंगे। ठीक है, और लड़कियां अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। किसके कारण करती हैं? इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण प्यार करती है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिएगा, आपको यदि कोई भी समस्या हो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब बात करते हैं हम स्वयं हो या नर्सिज्मा। तो नर्सिज्मा का मतलब होता है अपने से ज़्यादा प्यार करना या अपने आप में मस्त रहने वाला जो व्यक्ति होता है, तो ये गुण होता है वो एक नर्सिज्मा कहलाती है। ठीक है, यदि व्यक्ति अपने आप में किसी भी बात को दूसरे को शेयर ना करे और अपने ही मन के अंदर छुपाए रखे, या अपने से ही ज़्यादा सेल्फ लव करे, यानी अपने आप में ही प्यार करे, खुद की अपनी मनगढ़ंत कहानियों के अंतर्गत मस्त रहे, तो वो गुण होता है दोस्तों, वो विशेषता होती है नर्सिज्मा या स्वयं मोहन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, नर्सिज्मा। तो तीन चीज़ें आपको यहाँ याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ऑडिपस ग्रंथि होती है, उसके कारण बॉय जो होते हैं अपनी माता से ज़्यादा प्यार करेंगे। ठीक है, और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। ठीक है ना, ये याद रखने। और नर्सिज्मा जो होता है वो अपने आप में प्यार करने का एक गुण होता है, और इसके कारण व्यक्ति स्वयं से प्यार करने लगता है, अपने आप बातों को छुपाए रखता है, किसी दूसरे से वो शेयर नहीं करता। तो ये विशेषता एक नर्सिज्मा का गुण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आपको ये सिद्धांत पूरा समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, किसने? सिगमंड फ्राइड ने। कि सुखवादी सिद्धांत जो होता है इदम के अंतर्गत आता है, वास्तविक सिद्धांत जो होता है ईगो के अंतर्गत आता है, और आदर्शवादी सिद्धांत होता है वो सुपर ईगो के अंतर्गत आता है। ठीक है, और अवचेतन मन जो होता है वो इदम के अंतर्गत होता है, और चेतन मन की अवस्था होती है वो ईगो के अंतर्गत होती है, और दोस्तों सुपर जो ईगो होता है वो अर्ध चेतन मन के अंतर्गत होता है। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो किस प्रकार का लगा, कैसा लगा? आपको यदि कोई भी समस्या हो आप लोग हमें कमेंट करिएगा। मैं आपको सभी सिद्धांतों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को। ठीक है दोस्तों, और हर भैया बहन जी जो हमारा वीडियो देख रहा है उनके माता पिता के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब की बार आप लोग रीट के अंतर्गत सिलेक्शन लेके रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों सिर्फ सिलेक्शन की बात की जाती है। ठीक है ना, आप लोग सिलेक्शन लेके रहेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, ताकि आपके माता पिता को बहुत ज़्यादा खुशी मिल सके। ठीक है, क्योंकि आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है और आपके माता पिता की खुशी है। तो आप लोग मन से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और राष्ट्र हित में शिक्षा के लिए आप लोग तैयार रहें खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल को पढ़ने के लिए। ठीक है गाइस, धन्यवाद। मिलते हैं अगले सिद्धांत के साथ में, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा।